हेलो स्टूडेंट्स हमने ऑपरेशन रिसर्च के अंदर फोर्थ यूनिट गेम थ्योरी जो हम स्टार्ट की थी हमने उसके फर्स्ट लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशंस कर चुके हैं। उन डेफिनेशंस को हम एग्जांपल की हेल्प से भी समझेंगे। उसके बाद आपकी पहले नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होता है बच्चों? सपोज एन पर्सन गेम है, इज प्लेड बाय एन प्लेयर्स के द्वारा कोई खेला गया गेम। प्लेयर्स मान लिए हमने P1 P2 Pn हुज रेस्पेक्टिव पे ऑफ क्या होता है बच्चों? पे ऑफ की डेफिनेशन हम बता चुके हैं कि जो आपके पास प्लेयर ए और प्लेयर बी की जो स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजीज की जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम बनाते हैं, पे ऑफ मैट्रिक्स जो बनती है उसके अंदर जो क्वांटिटी लिखी होती है, मतलब जितना गेन करेगा प्लेयर ए या फिर प्लेयर बी, जितना लॉस करेगा, वो जो वैल्यू लिखी होती है पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो आपका क्या होता है? पे ऑफ होता है। एट द एंड ऑफ द प्ले ऑफ द गेम इज V1 V2 Vn, देन द गेम इज सेट टू बी जीरो सम इफ, जब सभी की आउटकम क्या आए, जो भी आपका पे ऑफ आया सभी का सम क्या आ जाए? इक्वल टू जीरो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका जीरो सम गेम। जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं, मान लिया आपके पास दो प्लेयर हैं, हम 2 पर्सन गेम कर रहे हैं, दो प्लेयर हैं, एक प्लेयर ए और दूसरा प्लेयर मान लिया हमने कितना? बी। एक प्लेयर ए है और एक प्लेयर क्या है आपके पास? बी दिया हुआ है। दो प्लेयर हैं, 2 पर्सन गेम कर रहे हैं, तो दो प्लेयर के लिए हम जीरो सम गेम का एग्जांपल ले रहे हैं एक, और दोनों प्लेयर्स के पास दो क्वाइन दिए जाते हैं। दोनों प्लेयर्स के पास दो क्वाइन दिए जाते हैं। एक प्लेयर ए के पास क्वाइन है और एक प्लेयर बी के पास भी क्या है? एक क्वाइन है। और दोनों प्लेयर से कहा जाएगा कि अब आप टॉस करो। जैसे ही वो टॉस करते हैं, यदि सेम दोनों प्लेयर का जो क्वाइन जब टॉस के बाद नीचे ज़मीन पे गिरता है, तो यदि वो सेम, मतलब दोनों का अगर सेम आता है, हेड हेड आता है या फिर टेल टेल आता है, तो ए को एक पॉइंट मिलता है, तो प्लेयर ए को एक पॉइंट मिलता है। तो हमने माना कि यहाँ पे हेड आएगा, यहाँ पे टेल, इसके लिए यहाँ पे हेड और यहाँ पे टेल, मतलब दोनों पर्सन का दोनों क्वाइंस पे जब सेम आपके पास वैल्यू आएगी, हेड हेड या टेल टेल, तब ए को एक पॉइंट मिलेगा। अदरवाइज अगर अलग आता है तो ए को एक पॉइंट का लॉस होगा। तो हमने किया, फर्स्ट टाइम इन्होंने उछाला तो पहले ए का भी हेड आया। ये स्ट्रेटेजीज हैं, हेड और टेल दो स्ट्रेटेजीज हैं। ए के पास, बी के पास भी दो स्ट्रेटेजीज हैं। अगर सेम आती है तो हमने बोला कि उसको क्या मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा, तो +1 हो गया। तो ये ए की स्ट्रेटेजी जब ए ने हेड चूज की और बी ने भी जब हेड चूज की, तो ए को कितने का गेन हुआ? +1 का। जब ए को +1 का गेन हुआ तो बी को एक पॉइंट का लॉस हो गया। सिंपल सी बात है कि मान लो ए के पास एक पॉइंट बढ़ा तो बी के पास एक पॉइंट कम हो गया, तो बी को एक का लॉस हो गया। आगे चलते हैं, जब ए ने एच स्ट्रेटेजी यूज की और बी ने टेल वाली स्ट्रेटेजी यूज की, तो देखो दोनों पे अलग अलग है, तो अलग अलग है तो एक को एक पॉइंट का क्या होगा? लॉस होगा। तो कितना आ जाएगा? -1। तो प्लेयर ए के लिए उस पॉइंट का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? -1। तो ए का तो जो ये लॉस है, तो ये बी का क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। मतलब बी को एक पॉइंट का फ़ायदा हो गया, ए को एक पॉइंट का लॉस हो गया। उसके बाद यहाँ पे टेल हेड है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? -1। अगले पे टेल और टेल आएगा तो +1। तो एक मैट्रिक्स बनाई हमने। ये मैट्रिक्स जो कहलाती है, इस तरीके की जो मैट्रिक्स कहलाती है, यही आपकी क्या कहलाती है? पे ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। अब पे ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स बनेगी, ये किसके लिए बनी है? फॉर प्लेयर ए के लिए, क्योंकि हम ए का ही गेन और लॉस चेक कर रहे हैं। जैसे ए को यहाँ पे +1 पॉइंट मिला, ए को यहाँ पे -1 पॉइंट मिला, मतलब -1 का लॉस हुआ। तो ये मैट्रिक्स जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए। इसी तरह हम पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर बी भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन पहले हम सीखते हैं जीरो सम गेम क्या है। तो अब हमने स्ट्रेटेजी चूज की, जब ए ने स्ट्रेटेजी चूज की हेड और बी ने भी स्ट्रेटेजी चूज की हेड, तो इसको क्या हुआ? +1 का फ़ायदा हुआ। जब ए ने हेड स्ट्रेटेजी चूज की, बी ने टेल की, तो -1। तो ये हमने लिख दिया कि जब सेम अगर आते हैं तो ए को एक पॉइंट मिलेगा, अगर डिफरेंट होते हैं तो ए को उस पॉइंट का लॉस होगा। अब यहाँ पे देखो, ये काफ़ी गेम खेल सकते हैं। मतलब पहला गेम खेला, ए को हेड आया, और मान लिया गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। तो पहला गेम खेला तो ए को आया कितना? हेड, और बी को भी आया कितना आपके पास? हेड आया। तो ए को हेड और बी को हेड दोनों पे सेम आता है, तो ए को क्या मिलता है? +1, एक पॉइंट मिलता है। तो ए को यदि एक पॉइंट मिला तो बी को क्या मिलेगा? -1। तो ये जो +1 और -1 है, यही आपकी क्या है? पे ऑफ। यही क्या है?
पे ऑफ। ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है ये क्या कहलाएगी, पे ऑफ। तो पे ऑफ मतलब इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2, और दोनों का सम देखोगे आप, समेशन I इज इक्वल टू 1 to 2 VI, डेट इज V1 प्लस V2 इक्वल टू 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। डेट इज़ ये क्या कहलाएगा आपका, जीरो सम गेम कहलाएगा। इसी तरह जब हम मानते हैं कि मान लिया A स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है हेड की और B स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है टेल वाली, तो A को हेड और B को टेल, जब दोनों का अलग अलग आता है तो A को -1 एक पॉइंट लूज़ करना पड़ता है, ये हो गया V1। जब A का लॉस होगा तो B का क्या होगा, एक पॉइंट का फ़ायदा होगा, तो ये हो गई V2। और यहाँ पे भी आप देखोगे V1 प्लस V2 कितना आ गया, -1 प्लस ऑफ 1 कितना, 0। डेट इज़ ये क्या कहलाएगा आपका, जीरो सम गेम कहलाएगा। तो इस तरीके से आपने देखना है कि आपकी जो स्ट्रेटेजीज़ हैं, जो स्ट्रेटेजी यूज करके आपने निकाला, लास्ट में जो आउटकम आया, जो पे ऑफ आया, उन सब का सम क्या आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है डेट इज़ कॉल्ड योर जीरो सम गेम। अगर ये जीरो नहीं आएगा तो आप बोल दोगे इट इज़ नॉट ए जीरो सम गेम, या फिर ये बोल दोगे नॉन जीरो सम गेम। सेकंड आता है इसके बाद आपके पास 2 पर्सन जीरो सम गेम। 2 पर्सन जीरो सम गेम। 2 पर्सन जीरो सम गेम में क्या होता है बच्चों, एक तो 2 पर्सन का गेम हो, जैसे ये वाला किया हुआ है हमने, 2 पर्सन का गेम है, प्लेयर ए और प्लेयर बी, और दूसरा वो जीरो सम गेम भी होना चाहिए। और ये कैसा गेम है, जीरो सम गेम है। चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी उठाओ, +1 -1 ही होना है हमेशा। भाई एक +1 है तो दूसरा -1 ही होना है। कोई भी गेम उठा लो, हमेशा क्या मिलेगा आपका, कोई भी स्ट्रेटेजी से चलोगे क्या मिलेगा, सम आपका जो भी आउटकम आएगा, जो भी पे ऑफ आएगा, उसका सम क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, 2 पर्सन जीरो सम गेम। तो ए गेम विद ओनली 2 पर्सन, ए गेम विद ओनली 2 पर्सन is said to be 2 person zero sum game, 2 person zero sum game if the gain of one player, कि पहले ने जितना गेन किया दूसरे का उतना ही क्या हो गया, लॉस हो गया। इफ द गेन ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल टू द लॉस ऑफ अदर। तो अगर मान लो पहले ने +7 गेन किया तो दूसरे को -7 का लॉस हुआ, तो दोनों का जो आउटकम आया उनका सम करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। दोनों की जो पे ऑफ है उनका सम करेंगे कितना आएगा, जीरो। डेट इज ये क्या कहलाएगा आपका, 2 पर्सन जीरो सम गेम। इसके बाद आता है आपका पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ हमने पढ़ लिया कि पे ऑफ क्या होता है, जो भी आपके पास प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी या प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी के अंदर जो उसका आउटकम दिया होगा, जो वैल्यू दे रखी होगी एक पर्टिकुलर रो और कॉलम के अंदर, वो क्या कहलाएगा आपका, पे ऑफ कहलाएगा। जहाँ पे हमने ये निकाला कि यदि ये हेड स्ट्रेटेजी चूज करता है और बी भी हेड स्ट्रेटेजी चूज करता है, तो ए को +1 का गेन होता है और बी को +1 का क्या होता है, लॉस होता है। या फिर ये बोल सकते हो एक पॉइंट का लॉस हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, +1 आपका आउटकम कहलाएगा, पे ऑफ कहलाएगा। इसी तरह पे ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, देखो पे ऑफ मैट्रिक्स में 2 तरीके की होगी, या तो पे ऑफ मैट्रिक्स ए प्लेयर के लिए बनाते हैं या फिर पे ऑफ मैट्रिक्स आप बी प्लेयर के बनाते हो। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पे ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आपके यहाँ पे सिर्फ 2 पर्सन गेम चलेंगे। तो पे ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि पहले तो हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म कर ली हमने ये, इसके बाद क्या होगा, ये प्लेयर ए मान लेते हैं, इधर प्लेयर ए लिखेंगे जब भी आप पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए के लिए बनाओगे, और यहाँ पे बनाएंगे प्लेयर बी। तो अब क्या होगा कि ये जो आपके पास नंबर ऑफ रोज होंगी, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतनी ही आपके पास क्या हो जाएगी, प्लेयर ए की नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी, जितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी। तो मान लिया पहली A1 स्ट्रेटेजी प्लेयर ए के पास, मान लिया हमने M स्ट्रेटेजी है, तो ये A2 एंड सोन चलती चली जाएगी, ये आ जाएगी कितनी, AM। तो प्लेयर ए के पास हमने मान लिया M स्ट्रेटेजी है, तो वो सारी रोज में लिखी जाएंगी। और प्लेयर बी के पास मान लिया N स्ट्रेटेजीज हैं, तो वो सारी किस में लिखी जाएंगी, कॉलम के अंदर लिखी जाएंगी। ये मान लिया हमने कितना है, BN स्ट्रेटेजीज है। तो ये प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी आएगी, ये प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी आएगी।
अब प्लेयर ए और प्लेयर बी दोनों की हमने स्ट्रेटेजी लिख ली। तो उसके बाद क्या दिया होगा कि जो ये ए, मान लिया यहाँ पे वैल्यू आएगी क्या A11, इसी तरह यहाँ पे A12 एंड सोन यहाँ पे आ जाएगा कितना A1n। तो कोई ना कोई AIJ भी आएगा कहीं पे, हमने मान लिया ये आपके पास AIJ दिया हुआ है, ये M1 आ जाएगा, ये M2 आ जाएगा, इसी तरह ये MN आ जाएगा। तो ये AIJ जो भी दे रखे हैं, ये A11 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया कि प्लेयर ए ने A1 स्ट्रेटेजी यूज की और प्लेयर बी ने B1 स्ट्रेटेजी यूज की। तो प्लेयर ए को A11 जो वैल्यू दी होगी उतने का क्या हुआ, गेन हुआ, और B1 को कितने उतने का ही क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव में दी हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेयर A1 को उतने का लॉस हुआ तो B1 को क्या हो गया, गेन हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, मान लिया AIJ आपकी एक जर्नल वैल्यू यूज करते हैं, तो AIJ का मतलब हुआ कि प्लेयर ए ने AI स्ट्रेटेजी यूज की और प्लेयर बी ने BJ स्ट्रेटेजी यूज की। प्लेयर ए ने AI स्ट्रेटेजी यूज की और प्लेयर बी ने BJ स्ट्रेटेजी यूज की। तो प्लेयर ए और प्लेयर बी की जो स्ट्रेटेजी यूज करने पे जो आपका आउटकम आया वो क्या कहलाएगा, आपका पे ऑफ कहलाएगा। तो AIJ क्या कहलाएगा, आपका पे ऑफ कहलाएगा। और ये पूरी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी पे ऑफ मैट्रिक्स। किसके लिए, फॉर प्लेयर ए के लिए। प्लेयर ए क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ए ने ही गेन किया। यहाँ पे अगर मान लो -5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ प्लेयर ए को -5 का गेन हुआ, मतलब 5 पॉइंट उसने लूज़ किए। तो B1 ने क्या कर लिए, वो 5 पॉइंट प्लस कर लिए, ऐड कर लिए। कोई भी पॉइंट उठाओगे तो मैं सीधा उसमें ए का नाम लूँगा। मान लिया यहाँ पे 2 है, तो प्लेयर ए ने A2 स्ट्रेटेजी यूज़ की, बी ने B2 स्ट्रेटेजी यूज़ की। तो ए को 2 पॉइंट का क्या हुआ, गेन हुआ। तो B2 को अपने आप 2 पॉइंट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मतलब ए ने तो जो स्ट्रेटेजी की उसमें 2 पॉइंट का क्या हुआ, गेन हुआ। तो B2 के लिए क्या हो जाएगा, वो बी के लिए, प्लेयर बी के लिए उस स्ट्रेटेजी यूज करते हुए क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी किसके लिए, पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए। प्लेयर बी के लिए भी बना सकते हैं। जब हम प्लेयर बी को यहाँ पे लिख लेंगे, प्लेयर ए को यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या बन जाएगी फिर वो पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर बी। तो जो रो में लिखे रहेंगे उस प्लेयर के लिए ये क्या कहलाती है, पे ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। स्टूडेंट्स, अब हम एक बार प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स स्ट्रेटेजी को एग्जांपल से समझते हैं। वैसे मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी में कि इंडिविजुअली स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी प्योर स्ट्रेटेजी में एक स्ट्रेटेजी हमें पता होती है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक ही स्ट्रेटेजी लगा के और हम अपना आउटकम निकालते हैं। जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 1 के इक्वल आती है, और मिक्स स्ट्रेटेजी में वो <1 आती है, इंडिविजुअली जो भी हम स्ट्रेटेजी लगाते हैं। तो माना हमने अपने पास एक पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है प्लेयर ए और प्लेयर बी के लिए, ये इनकी पे ऑफ दी हुई है। और मान लिया बी के पास 3 स्ट्रेटेजी हैं, एक B1, B2 और कौन सी, B3। इसी तरह A1 के पास भी 3 स्ट्रेटेजी हैं, A1, A2 और A3। तो सीधी सी बात है, ए रो में लिखा हुआ है, ए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए है। तो प्योर स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं प्लेयर ए को, कभी कभी ऐसा होता है गेम में कि हमें पता होता है कि अब अगले वाला प्लेयर ये करने वाला है। तो मान लिया प्लेयर ए को पता है कि प्लेयर बी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करने वाला है। तो प्लेयर बी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करने वाला अगर पता है, तो बाई चांस हम मान लेते हैं कि प्लेयर B2 अपना सबसे मिनिमम लॉस देखने वाला है कि मिनिमम उसे कहाँ पे लॉस हो रहा है। तो जस्ट हम मान लेते हैं कि प्लेयर बी B1 स्ट्रेटेजी यूज करने वाला है। प्लेयर बी क्या यूज करने वाला है, B1 स्ट्रेटेजी यूज करने वाला है। तो अब B1 स्ट्रेटेजी के ऊपर आ जाओ। तो B1 स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, तो B1 स्ट्रेटेजी के अंदर आप देखोगे कि इस कॉलम में ए के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे देखो A1 को -10 का लॉस होगा, B1 को 10 का गेन हो जाएगा। यहाँ पे देखो A2 को 7 का गेन होगा, B को -7 का लॉस हो जाएगा। प्लेयर ए जब A3 स्ट्रेटेजी यूज करेगा तो 6 पॉइंट का उसे गेन होगा, और B1 को 6 पॉइंट का क्या हो जाएगा, प्लेयर बी को B1 स्ट्रेटेजी यूज करते हुए 6 पॉइंट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो मान लिया कि ए को पता चल गया कि बी प्लेयर B1 स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, तो ए के पास ऑप्शन इन तीनों में से कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करने का है। तो इन तीनों में से ए वो स्ट्रेटेजी यूज करेगा जिससे उसका कम से कम क्या हो, कम से कम लॉस हो, या फिर क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो। तो ए कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर लेगा, ये वाली यूज कर लेगा। कि देखो बी ने अगर B1 स्ट्रेटेजी यूज की तो सीधी सीधी बात है कि बी अगर B1 स्ट्रेटेजी यूज करेगा
तो ए को कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, A2 यूज करनी चाहिए, क्योंकि A2 अगर A2 यूज करेगा तो उसे 7 पॉइंट का क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। 7 पॉइंट का क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। बी को 7 पॉइंट का क्या होगा, लॉस होगा। तो प्लेयर बी के लिए जो B1 स्ट्रेटेजी, ए को पहले पता थी कि प्लेयर बी B1 स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, तो ए ने A2 स्ट्रेटेजी यूज की, तो ये एक स्ट्रेटेजी के लिए पहले ही क्या मिल गई उसे, ए को स्ट्रेटेजी मिल गई। तो इसके लिए देखो अब कि आपके पास थी कितनी स्ट्रेटेजी, A1 A2 और A3, और हमें बी का पता था कि बी B1 स्ट्रेटेजी का यूज करने वाला है। तो बी अगर B1 स्ट्रेटेजी का यूज करने वाला है तो ए के पास 3 ऑप्शन थे कि A1 स्ट्रेटेजी का यूज करे, A2 का यूज करे या फिर A3 का यूज करे। तो ए ने यूज की A2, क्योंकि A2 में उसे सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो वो A2 का यूज करेगा। तो A2 का यूज किया तो A2 कंप्लीट यूज की, ना उसने A3 यूज की ना A1 यूज की, तो A3 यूज नहीं की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। A1 यूज़ नहीं की तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 0। A2 यूज़ की और श्योर इवेंट है, एक ही यूज़ करनी थी, एक पूरी यूज़ की तो श्योर इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो देख सकते हो आप, प्योर स्ट्रेटेजी मैंने डेफिनेशन में भी बताया था कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 1 आती है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आनी है, P1 प्लस P2 प्लस P3 कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, और वो क्या आ रही है आपकी, 1 आ रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गई आपकी प्योर स्ट्रेटेजी, कि आपको पहले से पता है कि एक प्लेयर ये वाली स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, तो इसका तोड़ हमें पता होना चाहिए कि इसके कोरोस्पोंडिंग हम तो ये यूज करेंगे जिससे हमारा सबसे ज़्यादा क्या हो, फायदा हो। तो ये हो गई क्या, एक प्योर स्ट्रेटेजी। और मिक्स स्ट्रेटेजी देखें इसी एग्जाम्पल में, देखिए अब बात करते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी की। मिक्स स्ट्रेटेजी का मतलब कि हमें श्योर नहीं है, प्योर में तो हमें श्योर था कि B1 को यूज़ करेगा, मतलब जैसे हमें पहले पता चल जाता है कि लास्ट ओवर में ये प्लेयर अब यॉर्कर फेंकेगा, तो यॉर्कर का तोड़ हमारे पास होना चाहिए कि कैसे हम बच सके कि यॉर्कर से भी बच जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले लें। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे पता था कि B1 स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है तो ए ने A2 लगा दी, इसको 7 पॉइंट्स का फ़ायदा हो गया। तो इसी तरीके से जब मिक्स स्ट्रेटेजी की बात आएगी तो मिक्स स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, मिक्स स्ट्रेटेजी के अंदर हमें पता नहीं होता है कि बी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करने वाला है। हाँ, आइडिया होता है, आइडिया मतलब हो सकता है कि वो पहले यूज़ करे, उसके कुछ कुछ चांस मान लेते हैं कि उसने ये यूज़ की, मान लिया 50% चांस है वो B1 को यूज़ करे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। मान लिया 50% चांस इसके हैं और 50% चांस किसके हैं, B2 के हैं कि वो इसको यूज़ कर ले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी मान ली हमने, B2 मान ली। अब बात आती है B3, तो B3 में हम श्योर हो जाएं, ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया B3 में श्योर है कि वो ये यूज़ नहीं करेगा। जैसे लास्ट ओवर की बात आए कि लास्ट ओवर में वो ऐसी लेंथ नहीं फेंकेगा बॉलर कोई भी जहाँ 6 पड़े, तो B3 स्ट्रेटेजी मान लिया कि वो बॉल है जहाँ पे 6 पड़ते हैं, तो ये यूज़ तो वो करेगा नहीं, या तो यॉर्कर या फुल लेंथ डिलीवरी, तो कोई भी मान लेते हैं। तो आपके पास ये 1/2 और 1/2 प्रोबेबिलिटी मान ली हमने किसकी, कि हो सकता है 50% चांस है बी या तो B1 का यूज़ करेगा या फिर बी किसका यूज़ करेगा, B2 का यूज़ करेगा। प्लेयर बी की 2 स्ट्रेटेजी मालूम है अब हमें। अब 2 स्ट्रेटजी के लिए A1 ए के पास, प्लेयर ए के पास भी तो ऑप्शंस हो गए कि प्लेयर ए जो है, प्लेयर ए को इतना पता है कि वो B3 को यूज़ नहीं करेगा, प्लेयर ए को इतना पता है कि प्लेयर बी B3 स्ट्रेटेजी यूज़ नहीं करेगा, तो प्लेयर ए को इतना भी पता है कि वो B1 और B2 यूज़ करेगा। तो मान लिया कि वो B1 यूज़ कर रहा है, तो B1 में हम देखेंगे कि B1 में ए के पास गेन करने का मैक्सिमम कौन सा है, कि B1 में ए के पास, तो अगर मान लिया B1 को यूज़ कर रहा है तो प्लेयर ए कौन सी यूज़ करेगा, फिर A2 यूज़ करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहीं पे हो रहा है। अगर वो B1 को यूज़ करेगा प्लेयर B, तो ए फिर किसको यूज़ करेगा, A2 को यूज़ करेगा। अगर मान लिया B2 को यूज़ कर रहा है तो प्लेयर ए फिर किसको यूज़ करेगा, आप इसमें मैक्सिमम देखो, ए किसको यूज़ करेगा, A2 को यूज़ करेगा। मतलब अब क्या हुआ कि चांसेस हो गए कि प्लेयर ए के पास दो चांसेस हैं कि या तो वो यहाँ पे देखेगा कि प्लेयर B1 को यूज़ कर रहा है तो प्लेयर ए A2 स्ट्रेटेजी को यूज़ करेगा, प्लेयर B2 को यूज़ करेगा तब प्लेयर ए A2 स्ट्रेटेजी को यूज़ करेगा। कुछ अलग लिखना चाहो तो अलग लिख लो, यहाँ पे मान लिया 10 कर लेते हैं, तो यहाँ से पता चल गया कि अब प्लेयर ए क्या कर लेगा, A3 को यूज़ कर लेगा। B2 अगर प्लेयर B2 स्ट्रेटेजी को यूज़ कर रहा है तो ए किसको यूज़ कर लेगा, A3 को यूज़ कर लेगा। तो ए के पास भी 2 ऑप्शन हो गए। तो
एक A2 को भी यूज़ कर रहा है, A3 को भी यूज़ कर रहा है। तो देखो A2 को जब यूज़ करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा लेस देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि अब आपके पास दो इवेंट और आपको टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनानी है? 1 बनानी है। अगर इसको यूज़ कर रहा है A3 को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी लेस देन 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम तीनों की माने तो A1 को तो यूज़ कर ही नहीं रहा, तो पहले तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 0 आ गई। A2 को भी यूज़ कर रहा है, A3 को भी यूज़ कर रहा है। अगर हम एक को 1 देते तो दूसरा का सामान 0, तो इसका मतलब A3 उसने यूज़ ही नहीं किया, लेकिन यूज़ तो किया है इसने A3 भी। अगर प्लेयर बी जो प्लेयर है वो B2 स्ट्रेटेजी यूज़ करता है तो वो A3 का यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन जो A2 और A3 जो दो स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है प्लेयर A, उसके लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? दोनों इवेंट्स की इंडिविजुअली क्या होगी? लेस देन 1 होगी। मान लिया इसकी भी हाफ है, इसकी भी हाफ है, तो क्या आ जाएगी आपके पास? 1/2 प्लस 1/2। P1 हो गई 0, P2 हो गई 1/2 और P3 भी हो गई 1/3। तीनों का सम आ गया कितना? 1। तो ये कहलाती है आपकी क्या? मिक्स स्ट्रेटेजी। मोटे तौर पे सिर्फ इतना है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा मिक्स में, और उसके कोरस्पोंडिंग हम भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज़ का यूज़ करते हैं कि इसके कोरस्पोंडिंग अगर ये यूज़ करेगा तो हम ये वाली यूज़ कर लेंगे, ये यूज़ करेगा तो हम ये वाली यूज़ कर लेंगे। तो अलग अलग पता है। इतना कन्फर्म है कि मिक्स स्ट्रेटेजी के अंदर जो इंडिविजुअली जो स्ट्रेटेजीज़ हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? हमेशा लेस देन 1 आएगी। और जो प्योर इवेंट्स है, प्योर जो स्ट्रेटेजीज़ है, उसके अंदर हमेशा एक ही क्लियर होता है कि इस स्ट्रेटेजी के कोरस्पोंडिंग आपको सिर्फ ये यूज़ करना है। तो उसमें उस स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी जो आती है वो क्या आती है? हमेशा 1 के इक्वल आती है। तो अब आपको क्लियर हो गया मिक्स स्ट्रेटेजी और प्योर स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका मैक्सिमा मिनिमा प्रिंसिपल। मैक्सिमा मिनिमा प्रिंसिपल एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो दो प्लेयर दिए हुए, प्लेयर ए के पास दो स्ट्रेटेजी हैं और प्लेयर बी के पास तीन स्ट्रेटेजी हैं। अब ये पे ऑफ मैट्रिक्स ए की है, क्योंकि ए यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब पे ऑफ मैट्रिक्स ए की दे रखी है। मतलब ए को लॉस होगा तो बी को गेन होगा, और ए को गेन होगा तो बी को लॉस होगा। मान लिए फर्स्ट जो ये वैल्यू है, ये जो भी दे रखी है, ये आपकी क्या हो गई? पे ऑफ आउटकम्स हो गई प्लेयर ए के, जो स्ट्रेटेजी प्लेयर ए ने यूज़ की उस टाइम पे जो बी ने यूज़ की, उसके अंदर जो आउटकम आएगा वो क्या हो गई? ये पे ऑफ बोल देंगे इनको। अब क्या होगा? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या होगा कि आपने प्लेयर ए में कोरस्पोंडिंग जो रो है उनसे आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इस रो से मिनिमम वैल्यू ले ली हमने -2, इस रो से मिनिमम वैल्यू ले ली हमने -6। उस मिनिमम वैल्यू का, अब ये मिनिमम वैल्यू का मतलब हुआ कि प्लेयर ए को लिस्ट गेन हो रहा है। यहाँ पे इन वैल्यूज़ पे प्लेयर ए को लिस्ट गेन हुआ, और इस लिस्ट गेन में सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू का मतलब क्या हुआ? उसको कम नुकसान होगा। तो इस लिस्ट गेन में हम क्या चूज करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू चूज करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल। इसी तरह B1 B2 B3 की आएगी तो B1 के अंदर हम लार्जेस्ट वैल्यू चूज करेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू 6, लार्जेस्ट वैल्यू 4, और यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू क्या? -2। तो अब हम देखेंगे कि प्लेयर जो बी है उसको क्या है भाई? प्लेयर, अब ये लार्जेस्ट वैल्यू है 6 4 -2, मतलब इतने का सबसे ज़्यादा उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लेकिन बी देखेगा कि इन सभी वैल्यू में उसे ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें उसका कम से कम लॉस हो, तो हम इसका क्या ले लेंगे? मिनिमा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? -2। प्लेयर बी का मिनिमम वैल्यू आ गई, इसको बोल देंगे हम क्या? मिनिमम प्रिंसिपल। मतलब लार्जेस्ट वैल्यू लेके और फिर उनका क्या करना है? मिनिमम ले लें, क्योंकि प्लेयर बी भी चाहता है ना कि उसे कम से कम ही लॉस हो। तो सबसे बड़े उसने लॉस निकाले अपने, सबसे बड़े लॉस में से क्या ले लिया उसने? मिनिमम लॉस निकाल लिया, तो वहाँ पे उसे सबसे कम लॉस होगा। और ए ने सबसे मैक्सिमम गेन कर लिया, तो ए का वहाँ पे क्या हुआ? सबसे मैक्सिमम लॉस हुआ। अब देखो ये हो गया आपका मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल। तो जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्रिंसिपल और मिनिमम प्रिंसिपल इक्वल आ जाएं, तो देखो आपने देखा होगा यहाँ पे -2 आया प्लेयर बी के लिए, प्लेयर ए के लिए भी -2, दोनों बराबर आ गए। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका सैडल पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सैडल पॉइंट कहलाएगा। तो सैडल पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो गई? ए सैडल पॉइंट ऑफ ए पे ऑफ मैट्रिक्स, ए सैडल पॉइंट ऑफ ए payoff matrix of a payoff matrix is the position in the payoff matrix is the पोजीशन। ये -2 के ऊपर क्या मिला? जिस पोजीशन पे -2 है वो पोजीशन क्या कहलाएगी? आपकी सैडल पॉइंट। इज द पोजीशन ऑफ द मैट्रिक्स
वेयर द मैक्सिमम ऑफ रो और मिनिमम, मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा कोइंसाइड द मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा, क्योंकि कॉलम का हमने मैक्सिमम निकाला, तो कॉलम का मैक्सिमम मतलब मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा किससे कोइंसाइड करे, मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा से। क्या हो, एक फेयर पेज पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट वो पोजीशन हो जाएगी जो ये 2 आया था, ये 2 जो -2 निकल के आया था अपना इस एग्जांपल में, -2 जहाँ पे भी होगा इस पे ऑफ मैट्रिक्स के अंदर, उस पोजीशन पे क्या मिलेगा आपको, सैडल पॉइंट मिलेगा। तो सैडल पॉइंट क्या हो गया, ए सैडल पॉइंट ऑफ ए पे ऑफ मैट्रिक्स, ए सैडल पॉइंट ऑफ ए पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स is the position where maximum of row minima, maximum of row minima, या तो आप बोल सकते हो यहाँ पे इज इक्वल टू द, या कंसाइड बोल सकते हो, इक्वल टू बोल सकते हो, एक ही बात है, इक्वल टू द मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा, मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा। अब देखो बात यह है कि कई बार ऐसा भी होगा कि भाई ऐसा कोई एलिमेंट आएगा नहीं कि जहाँ पे आपका रो मैक्सिमा और मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा और मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा कंसाइड ना करे, तो वहाँ पे सैडल पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे, कई बार ऐसे भी होंगे कि नहीं भी करेगा, लेकिन फर्स्ट हम जो क्वेश्चन करेंगे उनमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। और जो ये अब -2 जो वैल्यू आई थी, इसकी पोजीशन तो हो गई क्या, पोजीशन जो होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, सैडल पॉइंट। मतलब आपको बताना है कि किसने किस स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हुए निकाला था। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में जाएँ तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपका ये जो -2 था ये यहाँ पर था, और यहाँ पे B3 था, और यहाँ पे प्लेयर B द्वारा B3 स्ट्रेटेजी यूज की थी और A द्वारा A1। तो जो A1 और B3 ये जो आ गया, ये आपका क्या कहलाएगा, सैडल पॉइंट। A द्वारा A1 स्ट्रेटेजी का यूज किया गया और B द्वारा B3 स्ट्रेटेजी का यूज किया गया। और जो ये -2 आ गया, इट इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ गेम, कि जो वैल्यू निकले, जो आउटकम आया कि जहाँ पे आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करा, वो वैल्यू क्या होगी, द अमाउंट ऑफ पे ऑफ द सैडल पॉइंट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ गेम। इसके बाद आता है फेयर गेम। फेयर गेम होता है कि यदि मान लो जो हमने आपका निकाला रो मिनिमा का मैक्सिमा, मतलब वी बार, इसको हम वैल्यू ऑफ गेम से नीचे डिनोट बार से नोट करते हैं, और जो हमने कॉलम मैक्सिमा का जो मिनिमम लिया, मतलब मिनिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा और मैक्सिमम ऑफ रो मिनिमा, यदि ये दोनों इक्वल आ जाएं तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर गया, और इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या कहलाएगा आपका फेयर गेम। मतलब 0 पे अगर कहीं वैल्यू ऑफ गेम आपकी 0 आ जाए तो वो आपकी क्या कहलाएगी, फेयर गेम कहलाएगी। इसके बाद आता है स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल गेम। डिटरमाइनेबल गेम, इसमें क्या है, वी बार आपका किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ये दोनों बराबर आ जाएं तो आपका क्या कहलाएगा, ये स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल गेम। अब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट कि किस तरीके से हमने सैडल पॉइंट निकालना है, उस क्वेश्चन पे चलेंगे। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सोल्व द फॉलोइंग गेम, पहला जो आपका दिया हुआ है उसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ऐसा भी आएगा जिसमें सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो आपका सेकंड पार्ट होगा गेम थ्योरी का। तो पहले हम वो कर रहे हैं जहाँ पे सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, और 2% गेम आपके दिए हुए हैं। जैसे प्लेयर ए और प्लेयर बी दिया हुआ है, प्लेयर ए द्वारा 4 स्ट्रेटेजी का यूज़ किया जाता है और प्लेयर बी द्वारा 5 स्ट्रेटेजी का यूज़ किया जाता है। और ये इनकी क्या दे रखी है,
पे ऑफ दी हुई है, ये आपके पास पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है, इन सब की वैल्यू दे रखी कि प्लेयर A1 और B1 स्ट्रेटेजी का यूज करता है तो 9 का गेन होता है इसको, और B1 को, प्लेयर B को 9 का लॉस होता है। इसी तरीके से सारी वैल्यू दे रखी है। तो कैसे निकालेंगे हम सैडल पॉइंट? सबसे पहले हमें सैडल पॉइंट आ गया तो वैल्यू ऑफ गेम अपने आप पता चल जाएगा। तो सैडल पॉइंट कैसे निकालेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ सारे रूल, मैं आपको बताता चलूँगा, आप नोट डाउन करते चलना। सबसे पहले हमें क्या करना है सैडल पॉइंट निकालने के लिए? सबसे पहला मेथड जो है कि हर रो से हमने मिनिमम एलिमेंट लेना है और उस मिनिमम एलिमेंट को एक रेक्टेंगल में एनक्लोज कर देना है। जैसे फर्स्ट रो आता है, फर्स्ट रो के अंदर मिनिमम एलिमेंट है, उसको हमने किससे, एक रेक्टेंगल से क्या कर देना है, एनक्लोज कर देना है। बिल्कुल सिंपल से एक रेक्टेंगल से क्या कर देना है, एनक्लोज कर देना है। सेकंड रो पे आओ, सेकंड रो पे सबसे मिनिमम को क्या कर देना है, एक रेक्टेंगल से एनक्लोज कर देना है। थर्ड पे आओ, थर्ड पे सबसे मिनिमम एलिमेंट को एक रेक्टेंगल से क्या कर देना है, एनक्लोज कर देना है। फोर्थ रो पे आओ, फोर्थ रो पे सबसे मिनिमम एलिमेंट को क्या कर देना है, एक रेक्टेंगल से एनक्लोज कर देना है। रो का काम खत्म। अब क्या करना है, देखो मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ना, तो वही काम कर रहे हैं। रो मिनिमा निकाल रहे हैं पहले, फिर हम कॉलम मैक्सिमा निकालेंगे। तो हर कॉलम के अंदर जहाँ मैक्सिमम एलिमेंट है उस एलिमेंट को एक सर्कल से एनक्लोज कर देना है। देखो मैक्सिमम एलिमेंट 9 है तो इस 9 पे क्या बना दोगे, एक सर्कल। ध्यान रखना, रो में रेक्टेंगल बना रहे हैं, कॉलम में सर्कल बना रहे हैं। इसमें आ जाओ, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट आपके पास 6 है, 6 को क्या कर दो, एक सर्कल से एनक्लोज कर दो। इस कॉलम के अंदर आओगे तो 4 है, तो 4 देखो 4 के ऊपर रेक्टेंगल भी बनी हुई थी, लेकिन 4 सबसे बड़ा था तो हमने इसके ऊपर क्या बना दिया, सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। इसके अंदर 8 सबसे बड़ा हुआ है तो 8 के ऊपर क्या बना दिया हमने, सर्कल। यहाँ पे भी 8 सबसे बड़ा है तो 8 के ऊपर क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप हर रो से मिनिमम एलिमेंट और रेक्टेंगल बना देनी है। सेकंड स्टेप हर कॉलम से मैक्सिमम एलिमेंट, उसके ऊपर क्या बना देना है, सर्कल बना देना है। अब एक ऐसा अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, पहले तो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम स्टार्टिंग में, इनमें सब में सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर अब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो हमने देखना है वो पॉइंट कि उस जिस पॉइंट के ऊपर रेक्टेंगल भी इनक्लोज हो गई और सर्कल भी इनक्लोज हो गया, तो वो एलिमेंट ही, वो पोजीशन आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी पोजीशन कहलाएगी क्या, सैडल पॉइंट। और वो जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या कहलाएगी, आपकी वैल्यू ऑफ गेम। तो यहाँ पे देखोगे आप कि प्लेयर ए के लिए, प्लेयर ए ने A2 स्ट्रेटेजी यूज़ की और प्लेयर बी ने B3 स्ट्रेटेजी यूज़ की, जो 4 की पोजीशन लिख रहे हैं। तो आपका सैडल पॉइंट क्या हो गया, A2 B3, ये क्या हो गया आपका सैडल पॉइंट। मतलब प्लेयर ए ने जब A2 स्ट्रेटेजी यूज़ की तो उसका सबसे ज़्यादा गेन हुआ और बी का वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हुआ, सबसे कम क्या हुआ, लॉस हुआ। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी किसके, प्लेयर ए के लिए A2 हो गई और बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी के लिए B3। तो सैडल पॉइंट आ गया A2 B3। और यहाँ से वैल्यू ऑफ गेम, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ गेम कितना आ गया आपका, 4, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये गेम दे रखा है आपका, प्लेयर बी 3 स्ट्रेटेजी यूज करता है, प्लेयर ए 2 स्ट्रेटेजी यूज करता है और आपको सैडल पॉइंट और वैल्यू ऑफ गेम निकालना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, रो मिनिमा। रो मिनिमा सबसे मिनिमम एलिमेंट को किस में एनक्लोज कर दो, एक रेक्टेंगल में। सबसे मिनिमम एलिमेंट को किस में एनक्लोज कर दो, एक रेक्टेंगल में। अब निकालना है हमने क्या, कॉलम मैक्सिमा। कॉलम मैक्सिमा मतलब सबसे बड़े एलिमेंट को एक सर्कल में कर दो, सबसे बड़े एलिमेंट को एक सर्कल में कर दो और सबसे बड़े एलिमेंट को क्या कर दो, एक सर्कल में कर दो। तो क्या आ गया आपके, बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए A1, बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी B3 और A1 B3 आपका क्या आ गया, सैडल पॉइंट। और आपके पास वैल्यू ऑफ गेम क्या आ गई, -2, आंसर आ गया। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप करोगे। एक क्वेश्चन दे रखा है इसने, चेक वेदर द फॉलोइंग 2% जीरो सम गेम इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल और नॉट। देखो मैंने बताया था स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल के लिए V = V बार, मतलब रो मिनिमा कॉलम मैक्सिमा V के इक्वल होना चाहिए आपका। तो ये आपके पास गेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम अब रो के अंदर मिनिमम एलिमेंट को बना देते हैं रेक्टेंगल और कॉलम के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट को बना देते हैं सर्कल। तो अब देखोगे आपके पास कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आया, तो आपके पास क्या हुआ, हेयर maximum among the row minima value is 0 and minima among the column maxima is value 2, so V bar not equal to V,
वी मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो आपकी जो रो मिनिमा थी और कॉलम मैक्सिमा थी वो इक्वल नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली डिटर्मिनेबल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग 2% जीरो सम गेम आर स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल एंड फेयर। तो ये चेक कर लोगे, आपके पास 2% सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। जब जीरो फेयर गेम कहेगा तो वी बार की वैल्यू आपकी जीरो आनी चाहिए, तो फेयर तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे जीरो वैल्यू नहीं दे रखी इस मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो आपकी पे ऑफ मैट्रिक्स है यहाँ पे कहीं जीरो ही नहीं है, तो फेयर तो आना ही नहीं है, तो इसलिए आंसर दोनों में नोट फेयर दिया हुआ है। और सैडल पॉइंट आप निकाल के देख लोगे, सैडल पॉइंट आता है तो सैडल पॉइंट आप निकाल दोगे। सिंपल से दे रखें। ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके पास आएगा फेयर गेम क्योंकि यहाँ पे जीरो पे बनेगा सैडल पॉइंट, देखो जीरो पे बना हुआ है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक फेयर गेम आ गया और स्ट्रिक्टली डिटरमाइनेबल भी है, तो दोनों हो गए ये। तो इस जितने भी एग्जाम्पल आप दिए हुए हैं ये एग्जाम्पल आप कर लोगे। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसके अंदर दो सैडल पॉइंट आएंगे। देखो, सोल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय, ये है आपके पास दी हुई है। तो सबसे पहले आप हर रो के मिनिमम एलिमेंट पे क्या निकाल दोगे। अब इस रो के अंदर दो मिनिमम एलिमेंट है तो दो रेक्टेंगल बन जाएंगे आपके पास। सेकंड के अंदर मिनिमम एलिमेंट -4 है, इस पर रेक्टेंगल बना दोगे। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट आपका -1 है, इस पर रेक्टेंगल बना दिया। अब कॉलम मैक्सिमा, अब यहाँ पे मैक्सिमम 1 है तो दो सर्कल बनेंगे। यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम 5 है तो यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम 1 है तो 1 के ऊपर सर्कल बन जाएगा। तो जब ये बनाओगे तो आप देखोगे कि दो एलिमेंट्स के ऊपर सर्कल और रेक्टेंगल दोनों बन रहे हैं, तो दो सैडल पॉइंट आ गए। तो वी ऑब्जर्व डेट देयर एग्जिस्ट 2 सैडल पॉइंट एट द पोजिशन ऑफ 1 1 एंड पोजिशन ऑफ 1 3। द सॉल्यूशन इज गिवन बाय बेस्ट स्ट्रेटेजी A1। एक प्लेयर ए के लिए तो A1 ही होने वाली है क्योंकि दोनों सैडल पॉइंट्स में A1 ही स्ट्रेटेजी आई है, लेकिन बी के लिए दो स्ट्रेटेजी आ गई, एक B1 आ गई और एक क्या आ गई, B3 आ गई। तो यहाँ पे लिख देंगे द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर ए इज A1, द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी इज B1 एंड B3। तो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी अगर आपको नहीं पता हो तो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी है जो आपकी सैडल पॉइंट के अंदर आती है, जो पोजीशन होती है सैडल पॉइंट्स की, वहाँ पे हर प्लेयर के लिए जो जो स्ट्रेटेजी बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी कहलाती है। तो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर प्लेयर बी आर B1 एंड B3। द वैल्यू ऑफ गेम फॉर ए के लिए देखो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो अब ए को यदि 1 का गेन हुआ तो बी को 1 का लॉस होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, एंड वैल्यू फॉर बी क्या आ जाएगी, -1। सिंस v नॉट इक्वल टू 0 तो ये फेयर गेम तो है नहीं क्योंकि v की वैल्यू 1 आई है, तो v नॉट इक्वल टू 0 इट्स नॉट ए फेयर गेम। तो ऐसे करेंगे सोल्व, जब दो आ जाएं तो पोजीशन बेस अलग अलग लिख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये करने हैं आपने, ये जितने भी दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे फिर प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस।